नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु। कल टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें देश की राजनीति में हो रही उठापटक का विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार। दोस्तों, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा और आने वाले लोकसभा चुनाव दोनों में फतह हासिल करने का रोड मैप तैयार कर लिया है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी आज से ठीक 10 दिन बाद यानी 14 जनवरी को फिर से भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन इस बार यात्रा में न्याय शब्द को जोड़ दिया गया है, यानी कि न्याय पर जोर है। मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात राहुल गांधी देश के लोगों से करने वाले हैं और इसीलिए इस यात्रा का नाम दिया गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आज कांग्रेस ने बता दिया है कि इस यात्रा का रोड मैप क्या होगा। यात्रा पहले की तरह ही मणिपुर से निकलने वाली है, लेकिन इसमें अब अरुणाचल प्रदेश भी जुड़ गया है। मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में ये यात्रा जाएगी और इसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा होते हुए यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंचेगी और यहां से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते हुए आखिर में महाराष्ट्र पहुंचेगी ये यात्रा, न्याय यात्रा। कुल 15 राज्यों में, पहले बताया गया था 14, लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने के बाद कुल 15 राज्यों से गुजरेगी ये यात्रा और 67 दिनों में 6,713 किलोमीटर का सफर राहुल गांधी समेत बाकी के यात्री तय करेंगे। इस यात्रा में कम से कम 100 लोकसभा क्षेत्र कवर होंगे। यात्रा में कम से कम, दोबारा कह रहा हूं, 100 लोकसभा क्षेत्र जो हैं वो कवर होंगे, लेकिन ये जो पूरा का पूरा अगर राज्यों के हिसाब से देखा जाए, राज्यवार 15 राज्य जहां से यह यात्रा गुजरने वाली है, इसमें 357 पहले थे, लेकिन अब 2 अरुणाचल प्रदेश की जो लोकसभा की सीटें हैं उसको जोड़ दें तो 357 सीट्स आती हैं। और ये तमाम जो अलग अलग खासकर जो 100 लोकसभा क्षेत्र हैं वो कवर होंगे, ये महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 20 जिलों से ये यात्रा गुजरेगी। जैसा कि राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो शायद इस बार राहुल गांधी इस रास्ते पर सबसे आगे रहने वाले हैं, यानी इस यात्रा से लोकसभा चुनाव पर काफी असर पड़ेगा, ऐसी उम्मीद कांग्रेस को है। इस यात्रा को लेकर जयराम रमेश, आप जानते हैं कि कांग्रेस के नेता हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, जयराम रमेश ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तमाम जानकारी जो आपके सामने मैं रख रहा था, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने दी है। एक छोटी सी बानगी उनकी जुबानी सुन लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए। 100 लोकसभा सीटें कवर होंगी। 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर होंगी। 15 राज्य, 6,713 किलोमीटर, 100 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, 337 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी, 67 दिन, 110 जिले, अरुणाचल प्रदेश भी शामिल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा सभी को, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, हमारे मुख्यमंत्री आज सब मौजूद थे, वो भी इम्फाल में रहेंगे शुरुआत के लिए। और अगले 3-4 दिन में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो लोगो रहेगा, जो एंथम, जो थीम गाना है, वो भी हम आपको दिलवा देंगे। और मैं समझता हूं कि जैसा कि 2023 में और 2022 में भारत जोड़ो यात्रा इतना प्रभावशाली निकला, परिवर्तनकारी निकला, उसी तरह भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी हमारे देश के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा निकलेगा।
तो 2022-23 में जैसे भारत जोड़ो यात्रा प्रभावकारी थी, वैसे ही ये यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी प्रभावशाली और प्रभावकारी होगी। यानी कि बीजेपी के सामने बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस दिखाई देगी, ये साफ यहां करते हुए जयराम रमेश। कांग्रेस को दोस्तों मजबूत करने वाली एक और घटना आज घटी है, जिसमें वाईएसआर, आप जानते हैं वाईएसआर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी जो है, इसने आज कांग्रेस में विलय कर लिया है। आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला इस पार्टी की संस्थापक हैं और आने वाले चुनावों में अपने भाई का साथ न देकर उन्होंने राहुल गांधी का साथ देना तय किया है। शर्मिला के पिता वाईएस रेड्डी आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती थी, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी जान चली गई और जिसके बाद आंध्र प्रदेश में कांग्रेस फिर खड़ी नहीं हो पाई। लेकिन अब शर्मिला के कांग्रेस में शामिल होने से तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस की दावेदारी बढ़ गई है। आपको याद दिला दूं कि इस साल आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हैं और लोकसभा के साथ साथ ही होते हैं। 4 राज्यों के चुनाव तो बिल्कुल पहले से तय हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ एक राज्य और जुड़ जाएं, लेकिन जो 4 राज्य हैं उसमें एक आंध्र प्रदेश भी है, दूसरा ओडिशा है, तीसरा सिक्किम है और चौथा अरुणाचल प्रदेश है। तो इन 4 राज्यों में लेकिन आंध्र प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और वहां चुनाव है। उससे पहले अगर जगनमोहन रेड्डी की बहन शर्मिला जो हैं वो अगर आ जाती हैं कांग्रेस में अपनी पूरी पार्टी के साथ, तो एक बड़ी घटना मानी जा सकती है। आज कांग्रेस में शामिल होकर शर्मिला ने कहा है कि राहुल गांधी को हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना मेरे पिता का सपना था और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसे पूरा करने में एक हिस्सा बनने जा रही हूं। आइए सुन लेते हैं शर्मिला को क्या कुछ कह रही हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये जब कांग्रेस प्रवेश कर रही थी अपनी पूरी पार्टी के साथ, कांग्रेस में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया। उसके बाद कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई मल्लिकार्जुन खड़गे ने और राहुल गांधी ने, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज सुबह की तस्वीर है ये। इसके बाद इनकी मुलाकात सोनिया गांधी से भी हुई, लेकिन मीडिया से बात करते हुए इन्होंने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना इनके पिता का जो था, उस सपने को पूरा करने के लिए या ये अब आगे बढ़ रही हैं, यहां आई हैं, कांग्रेस में इनका विलय हुआ है, ये तमाम बातें रख रही थी। सुनिए शर्मिला को, और ये यहां इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दक्षिण की राजनीति की या तो कहें कि कांग्रेस ने यहां से एक अलग शुरुआत कर दी है, जहां से दक्षिण के दरवाजे कांग्रेस के लिए पूरी तरह से खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहीं से दक्षिण के दरवाजे बीजेपी के लिए बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नजरें कांग्रेस की अब उत्तर भारत पर भी टिकी हुई हैं, तो दक्षिण से लेकर उत्तर तक उसमें शर्मिला कितना बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं, उसकी बानगी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन पहले उनका ये बयान सुनिए। It was my father's dream to see Mr. Rahul Gandhi as the Prime Minister of our country, and I am very glad that I am going to be a part in making that happen. Whatever responsibility the Congress Party will lay on me, I promise to fulfill that responsibility in all loyalty, integrity and diligence. Thank you very much. రాజశేఖర రెడ్డి గారు బ్రతికున్నంత కాలం, तो सुन रहे थे इट वॉज माई फादर्स ड्रीम, और पिता का सपना जो था उसको पूरा करना बेटी का फर्ज है और बेटी निभाने जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते थे इनके पिता और वाईएस रेड्डी, और उस सपने को आगे बढ़ाते हुए, उस कदम को आगे बढ़ाते हुए यहां शर्मिला नजर आ रही हैं। तो राहुल गांधी बहरहाल पीएम बनते हैं या नहीं, ये तो बाद की बात है दोस्तों, लेकिन फिलहाल सियासी घटनाएं जैसे मोड़ ले रही हैं, उसमें कांग्रेस के लिए जीत की संभावनाएं बढ़ रही हैं। दक्षिण भारत में तो कांग्रेस का जोर बढ़ ही रहा है, जबकि बीजेपी की हालत वहां खस्ता है और पीएम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप जाकर बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मोदी को राम मंदिर और उसके बाद सीएए, जानते हैं नागरिकता कानून, नागरिकता संशोधन कानून, तो राम मंदिर और उसके बाद नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने से वोटों के ध्रुवीकरण के जरिए जीत की उम्मीद बीजेपी को है। लेकिन इंडिया के सभी दल जिस तरह सीएए के विरोध में फिर से मुखर हो रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह हिट एंड रन में बीजेपी को यू टर्न लेना पड़ा, वैसा ही इस मामले में भी करना पड़ सकता है।
बीजेपी के पास चुनाव में उतरने के लिए हिंदुत्व के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है, जबकि इंडिया और कांग्रेस बीजेपी की गलतियों को देश के सामने रखते हुए असल मुद्दे जनता को याद दिला रहे हैं। असली यात्रा में राहुल गांधी पुरजोर तरीके से यही काम करने वाले हैं। आज कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी पिछले 10 साल में अपनी सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए भावनात्मक मुद्दों को आगे बढ़ा रही है। वे जानबूझकर हर मुद्दे में कांग्रेस को शामिल करते हैं। हमें एकजुट होकर लोगों के सामने जमीनी मुद्दों पर बीजेपी के झूठ, फरेब और गलत बातों का मुंहतोड़ जवाब देना है। ये बातें कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट। उन्होंने अगले 3 महीनों तक पूरी ताकत से कांग्रेस की जीत के लिए काम करने का मंत्र भी कार्यकर्ताओं को दिया है। और इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो इस वक्त एक मीटिंग और चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, और उस मीटिंग में 2 प्रमुख चेहरा मौजूद है। एक चेहरा है राहुल गांधी और दूसरे हैं अशोक गहलोत। ये तीनों मिलकर क्या मीटिंग कर रहे हैं, ये थोड़ी देर बाद सामने आएगी बात, तो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त ताजा तरीन जो खबर है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि ये तीनों की मीटिंग चल रही है। पहले राहुल गांधी पहुंचते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर और उसके बाद वहां अशोक गहलोत को भी बुलाया जाता है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि किस तरह कांग्रेस ने बना लिया है जीत का रोड मैप, और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बीजेपी इस बार सत्ता के सफर में कांग्रेस से पीछे रह जाएगी। रोड मैप का जब जिक्र कर रहे हैं तो जरा उस रोड मैप को ले आइए जो भारत न्याय यात्रा में मणिपुर से निकलकर आगे तक जाने वाली है। इस रोड मैप को देखिए। भारत न्याय यात्रा की यह आधिकारिक तस्वीर आज कांग्रेस ने अपने हैंडल से जारी की है। मणिपुर टू मुंबई और जनवरी 14 ऑनवर्ड्स रूट मैप, और ये रूट मैप है। इसमें पहले अरुणाचल जुड़ा हुआ नहीं था, अब अरुणाचल है। और इसमें 14 जनवरी से 20 मार्च तक आप देखिए मणिपुर 107 किलोमीटर, 4 जिले उसमें शामिल हैं। नागालैंड 257 किलोमीटर, 5 जिला। असम 833 किलोमीटर, 17 जिला। अरुणाचल प्रदेश 55 किलोमीटर, 1 जिला। मेघालय 5 किलोमीटर, 1 जिला। और पश्चिम बंगाल 523 किलोमीटर, 7 जिले इसमें हैं। और बिहार 425 किलोमीटर, 7 जिले इसमें हैं। और झारखंड में 804 किलोमीटर, 13 जिला। उड़ीसा 341 किलोमीटर, 4 जिले हैं। और छत्तीसगढ़ में 536 किलोमीटर, 7 जिला इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 1074 किलोमीटर और 20 जिले इसमें हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश है 698 किलोमीटर, 9 जिला। राजस्थान 128 किलोमीटर, 2 जिला इसमें है राजस्थान में। गुजरात 445 किलोमीटर, 7 जिला। और महाराष्ट्र 480 किलोमीटर, 6 जिला। ये अलग अलग राज्यों 15 राज्यों की तस्वीर है 14 जनवरी से 20 मार्च तक। इसमें जो बातें कही गई हैं उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि रोज लगभग 2 जनसभाएं होंगी और 8 से 10 किलोमीटर पैदल। उसके अलावा जो सवारी होगी, जो सफर होगा वो बस से होगा। एक रथनुमा बस लेकर ये आगे बढ़ेंगे और तमाम यात्री, ये क्या कुछ होगा अगले 2-4 दिनों में तमाम बातें हम तक आप तक पहुंचेंगी, उन बातों को हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहां इसलिए भी हैं ये सब, क्योंकि यहां से कैसे रोड मैप तैयार है। और ये जीत का रोड मैप हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दक्षिण में जो कुछ करना था कांग्रेस करके बैठ चुकी है। एक आंध्र प्रदेश, और वहां भी कांग्रेस पूरी दमखम के साथ वहां तैयारी में जुट गई है। शर्मिला को अपने पक्ष में लेने के बाद, उनकी पार्टी का अपनी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में विलय के बाद यहां इंडिया गठबंधन और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन की जो बैठकें चल रही हैं उसमें से एक बैठक कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई थी, सीट शेयरिंग कमेटी और कोऑर्डिनेशन कमेटी, उस कमेटी की भी बैठक अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी। उसके बाद एक बैठक इनके यहां हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे के यहां, राहुल गांधी और अशोक गहलोत की। और इन तमाम मसलों को अगर सामने रखा जाए, तमाम पहलुओं पर चर्चा करें, तो साफ समझ में आता है कि कोई ना कोई जीत का रोड मैप यहां कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ बनाती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे ज्यादा दमखम के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने पर कांग्रेस पार्टी का जोर है। यह यात्रा 357 लोकसभा क्षेत्रों वाले राज्य से गुजरेगी और सबसे बड़ी बात कि 100 लोकसभा सीटों को कवर करते हुए 337 विधानसभा सीटों को कवर करते हुए यात्रा आगे बढ़ेगी। इसके क्या मायने हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। और कैसे कांग्रेस ने बना लिया है रोड मैप, ये जीत का रोड मैप, उसका लगभग आधा से ज्यादा आप तक रख चुका हूं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं।
और फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं एक अंतराल के बाद डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी एक रोड एक्सीडेंट के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, जल्दी से जल्दी ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि पूरे के पूरे दमखम के साथ, जैसे कांग्रेस दमखम के साथ अब चुनावी जोर दिखा रही है, वैसे आप भी दिखाइए पत्रकारीय जोर। और साथ में हमारे जुड़े हुए हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। छत्तीसगढ़ में 536 किलोमीटर की यात्रा है दीपक जी, 536 किलोमीटर। तो मैं तो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ नॉर्थ से साउथ तक नाप देंगे। और छोटी मोटी यात्रा नहीं है छत्तीसगढ़ में, बहुत बड़ी यात्रा है। रोड मैप देख रहा था मैं, खासकर उस एरिया में, सरगुजा वाले एरिया में है ये, मतलब नीचे से ऊपर वाला पार्ट, सेंटर से ऊपर पूरा, जहां कांग्रेस हारी है इस बार बुरी तरह, उस एरिया में राहुल गांधी निकलेंगे। तो उस पर भी चर्चा करेंगे और चर्चा ये भी करेंगे कि इधर दिल्ली का क्या हाल होगा अमलेंदु उपाध्याय जी के साथ। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत करता हूं। आप चारों का स्वागत है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी, जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं पहले डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रकाश जी, तमाम बातें आपके सामने हैं, और कितनी मजबूत और कितनी कमजोर, या इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव से पहले अगर देखा जाए, बीजेपी चूंकि सरकार में है तो बीजेपी तो दमखम के साथ है ही, लेकिन यहां कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का जो जो तैयारियां हैं, जोर है, वो उसको किस रूप में देखते हैं आप? राजीव जी, जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा का असर हमें देखने को मिला था पूरे देश में, कांग्रेस की लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही है, दूसरी पार्टियों की लोकप्रियता कम हुई है। और अब जिस तरीके से कांग्रेस लगातार अभियान चला रही है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मुझे लगता है कि यहां यह बात गौर करने लायक है कि बीजेपी लगातार कुछ न कुछ यात्राएं करती रही है। बीजेपी की यात्राओं में लोगों से जुड़ने के तरीके अलग अलग रहे हैं। कहीं बीजेपी ने बिहार में गोपालगंज तक लव कुश यात्रा निकाली है, केरल में ईसाइयों को रिझाने के लिए स्नेह यात्रा निकाल रही है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी, जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस ने निकाली थी, उसका असर बहुत व्यापक हुआ है, लेकिन बीजेपी उसके खिलाफ रही है। अब बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है। मुझे लगता है कि बीजेपी की तमाम यात्राओं का लक्ष्य एक ही होता है, और वो लक्ष्य होता है कैसे सत्ता के पास आया जाए, कैसे मतदाताओं को रिझाया जाए। और बीजेपी की लगातार कोशिशें आप लगातार देखिए कि चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा रही हो या दूसरी यात्राएं, बीजेपी लगातार कोई न कोई अभियान चलाती रही है। एक अच्छी बात यह है कि कांग्रेस भी अब इस दिशा में सक्रिय हुई है और भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब न्याय यात्रा निकाल रही है। एक और खास बात यह है कि बीजेपी कभी भी, कांग्रेस बीजेपी की तरह यह नहीं कहते कि हम जो यात्रा निकाल रहे हैं हमारा लक्ष्य चुनाव लड़ना है। बीजेपी हमेशा चुनाव को लेकर सक्रिय रहती है। कांग्रेस चुनाव को अपना उद्देश्य नहीं बनाती, न न्याय यात्रा को चुनाव को उद्देश्य बनाया, न भारत जोड़ो यात्रा को बनाया। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की एक छोटी सी कमी है, मामूली कमी है। मुझे लगता है कांग्रेस को खुलकर आना चाहिए और कहना चाहिए कि हम ये यात्रा निकाल रहे हैं, हमारा लक्ष्य देश को जोड़ना है, लोगों को न्याय दिलाना है। हम राजनीतिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़कर मतदाताओं के माध्यम से मत जीतकर, लोगों का मत पाकर चुनाव जीतना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, और हम इस देश में बदलाव चाहते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को खुलकर आना चाहिए और राहुल गांधी जी को खुलकर आना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं। क्योंकि लोग तो उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देखते हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने आप को कभी नहीं देखते। वे यहां तक कि वो इंडिया के नेता के रूप में भी अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करते। आप दूसरी तरफ देखिए, नरेंद्र मोदी ने जो सेट किया है, क्या कहना चाहिए, एक क्राइटेरिया सेट किया है कि मैं अगली 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से भाषण दूंगा, तब तक देश, हमारा देश फलानी इकोनॉमी को प्राप्त कर लेगा। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस चर्चा। हमारी इकोनॉमी ये प्राप्त हो जाएगी। तो मुझे लगता है कांग्रेस को खुलकर आना चाहिए, कहना चाहिए कि हम हमेशा त्याग करते रहे देश के लिए। इंडिया गठबंधन में भी हमसे त्याग की अपेक्षा की जाती है, अब हमसे और त्याग की अपेक्षा मत कीजिए। हम खुलकर चुनावी राजनीति में आ रहे हैं, हमारा लक्ष्य सरकार बनाना है और सरकार में प्रमुख पद पाना है। हम राजनीति के जरिए, सत्ता के जरिए बदलाव चाहते हैं। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सत्ता के जरिए बदलाव चाहते हैं और खुलकर कांग्रेस को आना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कांग्रेस कमोबेश खुलकर यहां नजर भी आ रही है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पहले भारत न्याय यात्रा नाम रखा गया था, लेकिन उसमें अब जोड़ो वर्ड को जो पहले से था उसको अब कैरी फॉरवर्ड किया गया है, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द को अब जोड़ दिया गया है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों से, अब 14 नहीं बल्कि 15 राज्यों से, 15वां राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और अब यह यात्रा 67 डेज 6713 किलोमीटर की यात्रा होगी और पूरा रोड मैप आपके सामने हम रख चुके हैं। हमारे साथ 2 वरिष्ठ साथी और जुड़ गए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रविकांत जी और प्रेम कुमार जी। दोनों साथियों का स्वागत करता हूं और सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। एक रोड मैप है, इस रोड मैप के जरिए कांग्रेस पार्टी जीत को और भी सुरक्षित या कहे तो दुरुस्त करना चाहती है। आने वाले समय में लोकसभा 3 महीने में होना है, उस लोकसभा में किसी न किसी ढंग से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव में उतरना चाहती है। आज की 2 प्रमुख घटनाएं हैं। एक घटना है दक्षिण से, आंध्र प्रदेश से, YSR यानी कि YS रेड्डी जो थे, उनकी बेटी और जगन मोहन रेड्डी जो अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बहन, वो आज कांग्रेस में शामिल ही नहीं होती हैं बल्कि वो अपनी पार्टी को भी शामिल कर लेती हैं और विलय कर लेती हैं। और इसके साथ साथ कांग्रेस एक मजबूत कड़ी के रूप में वहां उभरती हुई दिखाई देती है आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश का खेल, सियासी खेल मजेदार हो गया है। और दूसरी तरफ इस यात्रा की जो बात हम करते रहे हैं, उस यात्रा का संशोधन और बहुत मजबूती के साथ आज कांग्रेस पार्टी इस यात्रा की ब्रीफिंग कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इन दोनों को देखा जाए तो एक तरफ दक्षिण है, दूसरी तरफ उत्तर है। उत्तर की 100 सीटों का जिक्र कर रहे थे यहां जयराम रमेश, कह रहे थे कि यह यात्रा 100 लोकसभा सीटों से गुजरेगी। छोटी मोटी यात्रा फिर नहीं मानी जाएगी, 100 लोकसभा सीटों से गुजर के ये यात्रा जैसे आपके सामने रखी हुई, ये पूरी तस्वीर आपके सामने है। तो यहां से अब कैसे देखा जाए, दक्षिण में नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डाइविंग कर रहे थे लक्षद्वीप में जाकर राहुल गांधी के अंदाज में, और वो तस्वीर भी देखे होंगे आज चल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु जाते हैं, केरल जाते हैं, लक्षद्वीप जाते हैं, कोशिश करते हैं दरवाजा अपने लिए खोलने का। लेकिन इधर एक दरवाजा खोलने की कोशिश राहुल गांधी भी कर रहे हैं न्याय यात्रा के जरिए। उत्तर भारत, दक्षिण के दरवाजे राहुल गांधी खोल चुके हैं और उत्तर का दरवाजा खोलना चाहते हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम के नाम पर जिस उत्तर प्रदेश में आप हैं वहां अपने दरवाजे को खुला हुआ देख रहे हैं, लेकिन दक्षिण के बंद दरवाजे को खोलने की जुगत में हैं। अब देखिए दोनों साइड सियासी रस्साकशी चल रही है, लेकिन इसमें कौन आगे कौन पीछे, इसी की चर्चा यहां कर रहे हैं। कैसे आप देखते हैं दक्षिण और उत्तर और दोनों को एक साथ एकजुट करने में दोनों ही दल, बीजेपी और कांग्रेस, और सबसे मजेदार पक्ष यहां पर यह है कि इधर राहुल गांधी है तो उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कैसे देखा जाए और यहां से लोकसभा चुनाव कौन मजबूती के साथ आगे दिखाई देता है? इसी बीच में मोदी जी का जिक्र कर दिया कि वो लक्षद्वीप घूम रहे हैं, दक्षिण भारत में और समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे। मणिपुर जल रहा है, 6 महीना हो गया। 2-3 दिन पहले भी वहां 4 लोगों की हत्या हुई, लेकिन मणिपुर जाने की उनकी हिम्मत नहीं। आंध्र प्रदेश में जो आज हुआ, YSR की बेटी ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। मैं समझता हूं कि दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी ने अपने दुर्ग को और ज्यादा अभेद्य बना दिया है। 129 लोकसभा की सीटें हैं और बीजेपी को अगर आप देखें तो उसकी उम्मीद एकमात्र कर्नाटक से हो सकती है। लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से सिद्धारमैया हो या DK शिवकुमार हो और ऊपर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता, उसने तमाम उम्मीदों को खत्म कर दिया है। आंध्र प्रदेश हो या
केरल हो, यहां पे तो भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टिक बनता ही नहीं। तो एक तरह से दक्षिण भारत में जहां दरवाजा ही नहीं खिड़की भी बंद हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, अब वो कहीं से एक सुराख करने की कोशिश कर रहे हैं जो लगभग नामुमकिन है। दूसरी तरफ उत्तर भारत की एक पार्टी बनकर के जो भारतीय जनता पार्टी रह गई है, वहां पर राहुल गांधी अब निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद बहुत दिनों से की जा रही थी कि ये यात्रा कब होगी। तो 14-15 राज्यों से और 100 लोकसभा सीटों से गुजरने वाले हैं राहुल गांधी, उसका क्या असर होगा, क्योंकि ये जो उत्तर भारत है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जमीन नहीं है, ये कांशीराम की भी जमीन है, ये कर्पूरी ठाकुर की भी जमीन है, लालू यादव, नीतीश और मुलायम सिंह की भी जमीन है। और इसी उत्तर प्रदेश से, बिहार से सामाजिक न्याय की राजनीति और पूरा गांधी परिवार का जुड़ाव इस प्रदेश से रहा है। तो जैसे ही ये यात्रा शुरू होगी, वो भारत को जोड़ने और नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से अन्याय हुआ है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, इन तमाम राज्यों में दलितों, आदिवासियों का जो अपमान हुआ है, नौजवानों के साथ जो वादा खिलाफी हुई है, किसानों को जो बेरहमी से पीटा गया, उनके आंदोलन को जिस तरह से कोशिश की गई थी जबरदस्त करने की, उसके बाद एक ऐसी स्थिति भी है इसी उत्तर भारत में जहां लोग निराश हैं, जहां लोग मजबूर हैं। और अगर राहुल गांधी यात्रा पर निकलेंगे तो वे तमाम लोग आपको जोड़ते हुए दिखाई देंगे और उम्मीदों के साथ। और इसीलिए ये 100 जो लोकसभा सीटें हैं, इन पर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस दोनों को फायदा मिलेगा, एक नैरेटिव बनेगा, जिस नैरेटिव के जरिए भारतीय जनता पार्टी खास करके अपने मंदिर की राजनीति के जरिए पूरे विपक्ष को कहीं पृष्ठभूमि में धकेलना चाहती है। इससे, इस पूरी यात्रा से मोदी का वो पूरा नैरेटिव एक तरह से काउंटर होने जा रहा है और वो बुनियादी सवाल खड़े होंगे जो इस देश में चीख रहे हैं, लेकिन मोदी और मोदी भक्तों के कान बंद हैं। वो मुझे लगता है कि वो चीखें, वो सवाल, वो बुनियादी मुद्दे इस पूरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए सामने आएंगी और उनसे नरेंद्र मोदी के नाम का और जो पूरी धर्म की राजनीति का जो घटाटोप हो रहा है, उसको भेजने में ये यात्रा बड़े पैमाने पर कामयाब होते हुए दिखेगी। और फिर मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ी सफलता की तरफ, मैं केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म ये तैयार कर सकेगी यात्रा। जी बिल्कुल, इंडिया अलायंस के लिए और इंडिया अलायंस के तमाम जो दल हैं उनको इस यात्रा के लिए निमंत्रण दिया जा चुका है और तमाम वरिष्ठ जन जो हैं वो आमंत्रित किए गए हैं, खासकर शुरुआत के दिनों में। और उसके अलावा ये बताया गया है कि जिन जिन राज्यों से ये यात्रा गुजरेगी वहाँ जो अलायंस के साथी हैं वो उनके साथ रहें और इस यात्रा में सहभागी बने। ये तमाम बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश बता रहे थे, तो ये जानकारियाँ साझा कर रहे थे। और साथ साथ अब उनका लोगो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत न्याय यात्रा नहीं बल्कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और 6700 से ज़्यादा किलोमीटर, 15 राज्य, 66 दिन, ये तमाम और 100 से ज़्यादा लोकसभा के जो क्षेत्र हैं वो ये जो चीज़ें हैं ये सब कहीं ना कहीं उत्तर के दरवाजे की जो हम बात कर रहे हैं वो खोलती हुई ये यात्रा नज़र आती है। और इससे कितनी उम्मीद कांग्रेस पार्टी को होगी, कितनी उम्मीद कांग्रेस के सहयोगी दलों को है, क्योंकि ये यात्रा पश्चिम बंगाल में भी है, ये यात्रा झारखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है। बिहार का सीमांचल जो है जहां पर जीतते जीतते हार गई थी आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन था 2020 के विधानसभा चुनाव में, और यहीं पर खेल कर दिए थे असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी AIMIM, आपको याद होगा। लेकिन वहां पर इस बार बहुत ही मजबूती के साथ इस यात्रा को लेकर आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम लोग न्याय यात्रा को। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, इस यात्रा से कितनी उम्मीदें हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इस पर अगर हम चर्चा करें। लेकिन चर्चा ये कि जब उत्तर भारत पर
बीजेपी बहुत मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश करती है और 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, उत्तर भारत ने पहले ही, दक्षिण की तरफ आप देखिए ना देखिए, लेकिन 272 सीटें तो उत्तर भारत देकर के बैठा देता है। ऐसे में यह यात्रा अब कितना ज्यादा मुश्किलें खड़ी करने वाली होगी बीजेपी के लिए? जी, उत्तर भारत में जो बीजेपी का कंसोलिडेशन है उसके मद्देनजर यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है और यात्रा के पड़ाव बड़े रोचक हैं। मैं उत्तर प्रदेश का देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में यात्रा कहां कहां से जा रही है। बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, तो ये जो वो जगहें हैं पूर्वांचल की और मध्य उत्तर प्रदेश की, जो कि कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड माना जाता था कभी, और अमेठी रायबरेली तो खैर अभी भी है, तो वहां पे कांग्रेस को रिवाइव, यानी कांग्रेस को वहां वो रिवाइव करने की कोशिश करेंगे जहां कांग्रेस के लिए संभावना पहले से मौजूद है। पहली बात। दूसरी बात देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि रोड मैप, जीत का रोड मैप, ये जीत का रोड मैप कैसे बनेगा? ये बहुत बड़ा मौका है कांग्रेस को इंडिया गठबंधन दोनों के लिए कि वो इस यात्रा को कैसे पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करें, पूरी तरीके से इसका इस्तेमाल करें। एक तरफ तो ये यात्रा हो रही होगी और उस यात्रा का अपना एक मीडिया अटेंशन होगा। वो यात्रा अपने आप में एक इवेंट है, पॉलिटिकल इवेंट है बड़ा, और इस यात्रा को इंडिया गठबंधन के साथ कैसे जोड़ा जाए, इसके तार कांग्रेस को मिलाने होंगे सहयोगी दलों के साथ मिलकर। और तीसरी बात कि इसी दौरान देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी टीम तो दिल्ली में रहेंगे, राहुल गांधी और उनकी एक टीम और कुछ नेता यात्रा में होंगे, तो समानांतर रूप से चुनाव की तैयारियां, समानांतर रूप से इंडिया गठबंधन की गतिविधियां और समानांतर रूप से इस यात्रा को लेकर जो मीडिया अटेंशन पैदा होगा, यानी 3 स्तर पर कांग्रेस इसमें काम करेगी। मुझे लगता है कि योजनाएं बन गई होंगी ऐसी ही। तो चुनाव की तैयारियां, इंडिया गठबंधन के साथ कैसे तारतम्य मिलाना है इसका, और इंडिया गठबंधन की बाकी जो गतिविधियां होंगी वो, और ये अगर कांग्रेस करती है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए इन तीनों आयामों से इकट्ठा भिड़ पाना मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी के पास उतने अच्छे सहयोगी दल नहीं हैं जितने इंडिया गठबंधन के पास हैं। तो इसलिए हिंदी पट्टी और हिंदी पट्टी के बाहर भी बीजेपी को थोड़ी सी मुश्किल आने वाली है। दूसरा राजीव जी की बीजेपी ने और मोदी साहब ने पूरी ताकत राम मंदिर पर लगा दी है। अब वो कल के स्वामी निश्चलानंद जी के बयान के बाद से थोड़ा उसमें परेशानी पैदा हुई है और उस परेशानी से बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। यानी राम मंदिर एक तरफा वो इम्पैक्ट नहीं डालने जा रहा है जिसकी उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी लगाए बैठे थे। और तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो रेखांकित करने वाली बात है, जिसकी तरफ सत्यपाल मलिक ने इशारा पहले से दिया था, मेरे साथ इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था, और ये कहा था इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं बता रहा हूं, वो बाइट भी मिल जाएगी मेरे इंटरव्यू में, कि ये लोग कुछ भी करा सकते हैं, अयोध्या में कोई धमाका भी करा सकते हैं। ये सत्यपाल मलिक ने कहा था, आशंका जाहिर की थी, और अब ऐसा लग रहा है कि सत्यपाल मलिक जी की आशंका निराधार नहीं थी। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उन 2 के नाम हैं तहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा। ये तहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा वो लोग हैं जो शाहरुख खान
और जुबैर खान बन के अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की ईमेल उस नाम से, मुस्लिम नाम से लिख रहे थे। और इनका मास्टरमाइंड जो बताया जा रहा है वो मास्टरमाइंड बीजेपी से जुड़ा हुआ है। देवेंद्र तिवारी नाम का आदमी है, वो भारतीय गोरक्षा सेवक परिषद का अपने आप को अध्यक्ष बताता है। ये एक बड़ी साजिश का बहुत शुरुआती खुलासा है। इसकी अगर जांच की जाए, इसकी परतें खोली जाए तो एक बड़ा प्लान हो सकता है कि सामने आए। तो जो सत्यपाल मलिक ने आगाह किया था उस तरफ भी इशारा ये मिल रहा है कि किस तरीके की घटनाएं राम मंदिर को लेकर हो सकती हैं। यानी राम मंदिर को लेकर दोनों चीजें हैं, तीन चीजें। एक तो बीजेपी और मोदी साहब ने पूरी तरीके ताकत अपनी वहां लगा दी। दूसरा स्वामी निश्चलानंद ये बयान के बाद से कि वो नहीं जा रहे हैं वहां और तमाम धर्मगुरु नहीं जा रहे हैं, तो बीजेपी के कैंपेन में इससे बड़ा आघात पहुंचा है। उसकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान हुआ है कि सबसे बड़े धार्मिक आयोजन जिसको आप क्लेम कर रहे हैं उसमें सबसे बड़े धार्मिक नेता शंकराचार्य वही नहीं जा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं। कल आपने सुनाया था इनकी बातचीत जी। और तीसरा की जो साजिश सामने आई है जिसमें कि बीजेपी से जुड़े हुए लोग मुस्लिम नामों से ईमेल कर रहे हैं बम से उड़ाने की साजिश का, ये एक बड़ा घृणित षड्यंत्र दिखाई देता है जिसके वो शुरुआती तार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिम नाम से ईमेल करना, बम से उड़ाने की, राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देना और उसके बाद जब पकड़े जाते हैं तो दोनों हिंदू लड़के गौ सेवक बताए जाते हैं और कहीं न कहीं इनके तार बीजेपी से या उस पार्टी के इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे घटनाक्रम हैं जहां अभी आप याद कीजिए कि BHU जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसमें एक लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में भी 3 लड़के जो गिरफ्तार किए गए हैं उसके तार भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इधर ये जो गौरक्षक हैं इनके तार की बात हो रही है और ये एक अलग तरह की साजिश रचने की बात थी जिसमें कहीं ना कहीं एक पक्ष को, एक समुदाय को, अल्पसंख्यक वर्ग को बदनाम करने की साजिश और उसके साथ साथ देश में एक माहौल ऐसा क्रिएट करने की कोशिश जिसमें ध्रुवीकरण ज्यादा तेजी से हो। क्या इसी ध्रुवीकरण के आधार पर हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हुए बीजेपी चाहती है 2024 का चुनाव जीतना? एक बड़ा सवाल है, लेकिन ये उतना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि 2014 और 2019 में हमने देख लिया लड़ाई उसी के इर्द गिर्द रही है और अभी भी कोशिश वही रहती आई है। ये आगे मतदाताओं के ऊपर होता है और जब मतदाताओं की बात हम करें तो बात फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे आके रुक जाती है जिसके लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। कल दिल्ली में कुछ सिविल सोसाइटी के लोग, कुछ एडवोकेट्स जो वरिष्ठ वकील हैं वो सब घेराव करने वाले हैं इलेक्शन कमिश्नर का और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनका घेराव करने जाएंगे शाम को 4 बजे और परसों 12 बजे दिन में जंतर मंतर पर आम लोगों को आह्वान किया गया है कि वो आएं और इस यात्रा को आगे बढ़ाएं, यानी कि ईवीएम के विरोध की यात्रा को आगे बढ़ाएं। तो ये अब घटना जो है ईवीएम की बात भी आगे बढ़ रही है। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, टिटबिट्स में ही सही लेकिन चल रही हैं जो किसी भी दिन तेज होती हुई दिखाई देंगी। प्रेम कुमार जी, दक्षिण उत्तर ईवीएम सब कुछ है कि ड्राइवरों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन सामने है। 13 फरवरी को किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया, आज उन्होंने भी अपना रोड मैप सामने रख दिया है। तो बहुत कुछ है और इन सब के बीच 2024 का लोकसभा चुनाव कैसे देखते हैं? बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, जनता चुनाव लड़ती है। हम अक्सर बोलते हैं बातचीत में कि मोदी को कौन टक्कर देगा, तो मोदी को टक्कर फला देंगे, कोई चेहरा नहीं है, चेहरा है, तमाम तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन मोदी को टक्कर कोई नेता, कोई चेहरा नहीं देता है, या मोदी स्वयं कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो अचानक से ताकतवर हो गए हैं।
मोदी की ताकत संसदीय लोकतंत्र में प्रजातंत्र तांत्रिक तरीके से उनको मिला हुआ मत है, वही उनकी ताकत है। और उनको उनकी ताकत कम करने के लिए भी संसदीय प्रणाली के तहत लोकतांत्रिक तरीका ही है, और इसके लिए जनता ही उनको जवाब देगी। इसीलिए बहुत सारे लोग आशा और निराशा के बीच झूठते हैं कि विपक्ष यहाँ कमजोर है, वहां कमजोर है। वे आप उदाहरण रखिए, तेलंगाना में कांग्रेस कहाँ थी? तेलंगाना में कांग्रेस की गिनती नहीं थी, तीसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन जनता ने उनको इतना सशक्त बनाया कि बीआरएस जैसी मजबूत क्षेत्रीय पार्टी, जिसके बारे में कांग्रेस के लोग भी यकीन नहीं करते थे कि उनको हटाया जा सकता है, लेकिन जनता ने हटा दिया ना। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस तो माध्यम बनी, जनता ने हटा दिया। तो उसी तरीके से देश भर में जो जन विरोधी कार्य के खिलाफ आक्रोश है, अब आपने जिक्र किया उस आंदोलन का, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ड्राइवर आंदोलन की, तो ये जनता सड़क पर उतरी ना। कानून तो पास हो गया, विपक्ष तो कुछ नहीं कर पाया सदन में, चाहे जिस भी किसी भी परिस्थिति में प्रतिरोध भी दर्ज नहीं हुआ, चूंकि 150 से ज्यादा विपक्ष के सांसदों को संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो क्या विरोध नहीं होगा संसद में? अगर आप विरोध नहीं करने देंगे विपक्ष को, तो देखिए सड़क पर विरोध होगा, और सड़क पर विरोध इतना प्रभावशाली हुआ कि वो कानून बदलेंगे इसकी घोषणा तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भाव वही है कि कानून बदलना ही पड़ेगा। तो इसको कहते हैं जनता की ताकत। तो इसी तरीके से ईवीएम को लेकर के राजनीतिक पार्टियां बोलने में परहेज करती हैं, दिक्कत होती है। उसके व्यावहारिक कारण भी है। एक तो सीधे कह दिया जाता है कि तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई तो ईवीएम का क्या हुआ, भाई आम आदमी पार्टी जीत जाती दिल्ली में तो ईवीएम का क्या होता है, वगैरह वगैरह दूसरे तरीके से। तो इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या ईवीएम से धांधली नहीं हो रही है? ईवीएम में जो डाउट्स क्रिएट हुए हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, वो जो हम दिखा रहे हैं, नागरिक समुदाय दिखा रहा है, क्या वो गलत हो गया? वो जब ईवीएम डाउटफुल है, यह साबित हो चुका है। अब इसको चुनाव आयोग को मानना है और सुप्रीम कोर्ट को मानना है कि हाँ है, और सरकार को मानना है कि हाँ ये डाउटफुल है। कब मानते हैं, कैसे मानते हैं, ये वक्त की बात है। और इसको अगर किसी राजनीतिक शक्ति के प्रभाव में चुनाव आयोग नहीं मान रहा है, तो चुनाव आयोग को मनवाने के लिए नागरिक समाज उतर रहा है। ये जब शक्ति जब मजबूत होगी, मानना पड़ेगा कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम को अदला बदली किया जा सकता है, ईवीएम से वोट इसको डालो वोट उसको जाएगा, इसका मैनिपुलेटिंग मोबाइल के जरिए भी किया जा सकता है, उसके प्रोसेसर में भी चेंज किया जा सकता है। सारी चीजें अब आईने की तरह साफ हैं। पढ़े लिखे लोग, टेक्निकल लोग साबित कर रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो ये आंदोलन अब जनता का आंदोलन बन गया है। हम ये कह रहे हैं कि राजनीतिक दल अगर ईवीएम पर चुप रहते हैं अपनी विवशताओं के कारण, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईवीएम पर जनता जवाब नहीं देगी। जनता जवाब देने के लिए उतर चुकी है। अब एक विवशता होती है, ऐसा नहीं है कि हम किस पूरे विपक्ष की आलोचना कर रहे हैं, नहीं। अगर विपक्ष ये डिसीजन ले ले कि हम ईवीएम के बिना चुनाव में नहीं जाएंगे, तो संभव है कि बीजेपी अपना ऐसे विपक्ष, फर्जी विपक्ष खड़ा करके चुनाव लड़ ले, और उसके बाद में विपक्ष का चेहरा ही खत्म जो जगह है वही खत्म हो जाए, उसका भी अपहरण हो जाए। तो ऐसे में विपक्ष के लिए चुनाव, संसदीय चुनाव से जुड़े रहते हुए विरोध के रास्ते तलाशने पड़ रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है। तो ऐसे इसी समय में जनता का और नागरिक समाज का सामने आना जरूरी होता है, और वो हो रहा है। इसी तरीके से और भी दूसरे जो मसले हैं, जैसे मणिपुर में आप उदाहरण देखिए। मणिपुर में ऐसा हुआ कि जैसे जो चाहेंगे वो कर लेंगे, और हुआ भी, किया भी गया। एक एक साथ हम देख रहे हैं 100 लाशें जमीन में गाड़ी जा रही हैं कई महीनों बाद, तो वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या मणिपुर में की आवाज उठी नहीं? क्या उठी? राहुल गांधी वहां पर वाहक हो गए। राहुल गांधी को जनता ने शक्ति दी ताकि वो देश का मुद्दा बना। प्रधानमंत्री जी को थोड़ा ही सही लेकिन बोलना पड़ा। तो
तो कभी राहुल गांधी माध्यम बन जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर्स माध्यम बन जाते हैं। असंतोष का प्रकटीकरण तो होता ही है। तो ये सामंजस्य जो है विपक्ष इसी का नाम होता है। एक सारे सवाल विपक्ष से कर लिए जाते हैं कि विपक्ष में ये गठबंधन नहीं हो रहा है, वो गठबंधन नहीं हो रहा है, ये एकजुट नहीं है, ये एकजुट नहीं है तो लड़ेगा कैसे, मोदी को टक्कर देगा कैसे। मैंने इसका जवाब वहीं से शुरुआत की थी कि मोदी को टक्कर देने के लिए कोई पार्टी और उसका प्रमुख कर कोई चेहरा नहीं, जनता आएगी जनता, क्योंकि मोदी को शक्तिशाली बनाने वाली भी जनता है तो उसकी शक्ति को कमजोर करने वाली भी जनता ही है। ये बात मैं नटसेल में कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, शक्तिशाली बनाने वाली भी जनता है और कुर्सी से उतारने वाली भी जनता है। 10 साल प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, लेकिन 2014 में कांग्रेस को हार मिली थी और उसके बाद पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी उस कुर्सी पर विराजमान है। तो जनता चाहे जिसको उसको कुर्सी पर बैठा दे, चाहे जिसको उसको कुर्सी से उतार दे। लेकिन अब जनता को भी भरोसा नहीं है कि वो चाहे उतारना तो उतार सकती है कि नहीं, क्योंकि सामने एक पहाड़ के जैसी एक वस्तु है और उसका नाम है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसकी चर्चा खूब हो रही है और इसको लेकर आंदोलन अब धीरे धीरे मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हम इसलिए बार बार करते हैं क्योंकि वहीं से इस लोकतंत्र की मजबूती को हम भांप पाते हैं, समझ पाते हैं। इसलिए भी ईवीएम की चर्चा जरूरी है। लेकिन उसके अलावा क्या ईवीएम की बात अगर सामने आए तो दूसरी चर्चा न की जाए? जरूरी है। जो तैयारियां हैं उसकी जरूरत है। आप लोगों के बीच पहुंचेंगे तभी तो लोग आपको अपना नेता मानेंगे और आपको वोट देंगे। इसीलिए लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब मणिपुर से मुंबई तक, जिसमें अब 15 राज्य हैं, 14 नहीं बल्कि 15 राज्य। उधर शर्मिला जो हैं वो वाईएसआर की बेटी, वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेती हैं। ये एक छोटी मोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना है। और उस घटना को देखा जाए और फिर उत्तर भारत आया जाए तो कितनी मजबूती के साथ एक चुनौती पेश करती हुई, चैलेंज देती हुई कांग्रेस दिखाई देती है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, ये जो दोनों घटनाएं हैं, ये दोनों बता रही हैं कि कांग्रेस का महत्व, उसकी ताकत और उसकी ऊर्जा किस तरीके से बढ़ रही है। याद कीजिए, जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई थी उसके बाद ही बात चलने लगी थी कि इसका सीक्वल भी आएगा बहुत जल्दी ही। तो पहले जो तय किया गया था वो तो था पोरबंदर से लेकर असम तक, जिसकी जो दूरी थी लगभग 3100-3200 किलोमीटर के आसपास होती थी। लेकिन आज आप देखिए कि उसे कहां तक बढ़ा दिया गया है। तो ये अतिरिक्त शक्ति कहां से कांग्रेस की कि उसके मन में विश्वास आया कि नहीं, इसको मणिपुर से भी शुरू किया जा सकता है। और 3-4 दिन पहले ही जयराम रमेश ने कहा था कि इसका जल्दी ही रूट प्लान तय होगा। 4 जनवरी को जो बैठक होगी, सभी कांग्रेस के पीसीसी चीफ जितने हैं उनके बाद इसको फाइनल किया जाएगा। मतलब जिन राज्यों से गुजरने वाली है उसमें एक राज्य को और जोड़ दिया गया। इस तरीके से यात्रा का लगातार विकास करना, आप ये सोचिए कि अगर किसी पार्टी का मनोबल गिरा हुआ होगा तो क्या वो अपनी यात्रा को विस्तार करेगा, बढ़ाएगा या उसको संकुचित करेगा? निश्चित रूप से ये जो अतिरिक्त जो 3-4 राज्य और जो शामिल किए गए हैं, ये कांग्रेस का बढ़ा हुआ विश्वास ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जिन राज्यों से गुजरेगी, दूसरा एक और देखिए कि वो लगभग 67 दिन चलेगी। और जैसा कि बताया गया कि हर रोज जो है 2 आम सभाएं भी राहुल गांधी लेंगे, जो पिछले भारत जोड़ो यात्रा से अगर तुलना करें तो उस समय एक तो निश्चित नहीं हुआ करता था कि राहुल गांधी कहाँ रुक जाएंगे, कहाँ बात कर लेंगे, कहाँ किससे कर लेंगे। एक तरह से बेतरतीब किस्म का था। पहली बार उतनी बड़ी यात्रा निकाली गई थी तो निश्चित रूप से अनुभव भी उतना नहीं था। लेकिन एक बार जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल ली गई पिछले साल, जो इस साल की शुरुआत में, पिछले साल तो 30 जनवरी को खत्म हुई श्रीनगर जाकर, उसके बाद कांग्रेस के पास, उसके संगठन के पास, उसके बाद उसके जो कार्यकर्ता नेता, इनके पास एक इस बड़ी यात्राओं के आयोजन का उनको एक तरह से अनुभव भी हो गया है। तो इसलिए उन्होंने उसको बड़ा किया यात्रा को। और इस तरीके से अब जो बढ़ेगी, अब 67 दिनों में हर रोज अगर 2 आम सभाओं को लेते हैं तो हो जाता है लगभग 134 आम सभाएं जो है राहुल गांधी संबोधित करेंगे। अब सोचिए कि पूरे का पूरा चुनाव निकल जाता है, कोई बड़े से बड़ा नेता है इतनी आम सभाएं आयोजित नहीं कर सकता, संबोधित नहीं कर सकता। कोई 15, 20, 25, 50 में जाके ठहर जाता है। लेकिन ये जो 1.5-2 महीने जो निकलेंगे यात्रा के, इस यात्रा के दौरान आप कल्पना ही कर सकते हैं कि कितने बड़े ऑडियंस को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। उसमें ये भी नहीं है कि आप किसी जगह पे जाते हैं, प्रायोजित तरीके से लोग वहां पे इकट्ठे होंगे, उसके बाद आप आम सभा करेंगे या रोड शो करेंगे, वैसा नहीं है। ये तो चलते फिरते हर लोग उत्सुकता से लोग देखने आएंगे उनको। राहुल गांधी जब संबोधित करेंगे तो जो विमर्श जिसकी शुरुआत पिछले
भारत जोड़ो यात्रा से शुरू की थी वो और भी सघन होएगा, और भी मुखर होएगा। और अब जो बातें हैं इसलिए लोग और ध्यान से सुनेंगे कि पहली यात्रा का एक अनुभवी यात्री बोल रहा है और दूसरा 2-2.5-3 महीने के बाद जो है चुनाव आने वाला है, तो मतदाता को निर्णय लेने में जो है ये एक तरह से बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ा अवसर मिलेगा, जो राहुल गांधी भी देंगे कि सोचिए ये चीजें हैं, ये हम आपके सामने रख रहे हैं। इस बीच जो है जातिगत जनगणना भी सामने आ गई है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे और नए जुड़े हैं। अदानी के बारे में जो कुछ कहा गया वो सब कुछ सामने आ रहा है। दूसरा, मैं दक्षिण की ओर एक ही बात कहूंगा कि ये जो शर्मिला का जो प्रवेश है ये अब प्रवेश नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लंबे समय के बाद हमने देखा है कि कोई पार्टी बड़ी पार्टी में विलय कर रही है। ये सबसे अनोखी बात है। देखिए बहुत सारे गठबंधन इस समय बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए बना रही, इधर इंडिया गठबंधन बन गया है। लोग जुड़ तो रहे हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से हमने भारत के राजनीतिक इतिहास में नहीं देखा है कि कोई पार्टी पूरी की पूरी तरीके से उस अपने आप को विलीन कर दे किसी इसमें। तो अगर वहां की पार्टी है और दूसरी बात कि पार्टी को इतना विश्वास है कि हमारा भला जो है इस कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से ही हमारा भला है, हमारा जो है जिन उद्देश्यों को लेकर हम राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति आगे बढ़ सकती है। अंतिम बात कहूंगा कि जिस समय ये तेलंगाना में भी इन्होंने अपना चुनाव लड़ने का सोचा था, इनकी जो पार्टी है शर्मिला की, लेकिन उन्होंने देखा कि वहां पर जो है कांग्रेस को अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर देना बेहतर होगा, तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। जबकि वहां पर शर्मिला ने आंदोलन किए थे इनके खिलाफ, चंद्रशेखर राव के खिलाफ, वहां पर मुख्यमंत्री के खिलाफ, और ये कहा था कि ये जो है बहुत ही भ्रष्ट पार्टी है और अनियमित किस्म की सरकार है जहां पे बहुत सारा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद अब अगर वही नेता या नेत्री कांग्रेस में जाती है तो इसका मतलब वो ये मान के चलती है कि इस पार्टी की छवि वैसी नहीं है जैसी एक भ्रष्ट दल की है, जब एक भ्रष्ट नेता के पास वो नहीं जा रही है। जबकि ये सबसे अच्छा पिछला कुछ समय जो चल रहा है भारत की राजनीति में, तमाम भ्रष्टाचारी लोग जो है वो जा रहे हैं एनडीए के पास। तो अगर बचना है तो लोग एनडीए में जाते हैं, लेकिन आप ऐसे समय में चुनाव कर रहे हैं एक विपक्षी दल का, विपक्षी गठबंधन का, ये भी कोई खतरे से खाली नहीं है। लेकिन शर्मिला ने वो खतरा उठाया, अब कांग्रेस में गई हैं। इसका बहुत बड़ा संदेश ये जाएगा। वो केवल इतना ही नहीं है महत्वपूर्ण कि एक नेता जो है वहां चला गया, उसने पूरी की पूरी पार्टी को लेके गया और अपने पार्टी का पूरा नामो निशान उसने खत्म कर दिया, संकेत उसके सारे निशान खत्म कर दिया, झंडा खत्म कर दिया, नाम खत्म कर दिया और कांग्रेस में शामिल हो गई। कांग्रेस में विलय होना बहुत बड़ी बात है। लोगों का विश्वास कांग्रेस में किस प्रकार से बना हुआ है इस बात को भी साबित करता है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं आज की। तो राजीव जी इतना ही कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं, इन दोनों घटनाओं पे चर्चा हम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं। सुबह से आप लोग देख रहे होंगे तमाम चैनलों पे केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात चल रही थी, तो कैसे खबरें उड़ाई जाती हैं, हवा बनाई जाती है, ये सब आप उन चैनलों पे देख ही रहे होंगे। और जो कहीं ना कहीं पिछले 10 दिनों से नीतीश कुमार के इस्तीफे से लेकर उनको उप प्रधानमंत्री बनाने तक, एनडीए में शामिल होने तक, बिहार की सरकार गिराने तक सारी बातें होती थी, वही आज केजरीवाल की भी बात हो रही थी। लेकिन इन सब से इतर, क्योंकि वहां खबरें कुछ और बताई जा रही हैं, कुछ और बनाई जा रही हैं, लेकिन खबरें जो ओरिजिनली हैं वो हम यहां आप तक रखने की कोशिश करते हैं। और खबरों में ओरिजिनलिटी यही है कि आज दो महत्वपूर्ण घटना और इन घटनाओं के इर्द गिर्द देश की सियासत आने वाले समय में बहुत ज्यादा प्रभावित दिखाई देंगी, आपको घूमती हुई दिखाई देगी। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, और दक्षिण और उत्तर को जिसने साध लिया वो देश पर राज करेगा। क्या कांग्रेस पार्टी दक्षिण को साध कर अब उत्तर की तरफ बढ़ रही है? क्या कांग्रेस पार्टी को दक्षिण के जो उनके सहयोगी दल हैं उनका साथ मिलने के बाद अब उत्तर में भी उनके सहयोगी दलों का यानी इंडिया गठबंधन और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा? ये सारे सवाल हैं जिससे पर्दा हट जाएगा आने वाले समय में। लेकिन मजबूत कड़ी अगर दिखाई दे, सबसे ज्यादा दिनों तक ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो उत्तर प्रदेश में रहने वाली है, जिसका जिक्र कर रहे थे प्रशांत टंडन जी और बता रहे थे कहां कहां से ये यात्रा उत्तर प्रदेश में गुजरेगी। उधर छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में भी अगर 500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा है तो आप समझ लीजिए कि इन राज्यों पर कितनी निगाहें टिकी हुई हैं। इसी बीच आज चंदे को लेकर यानी जो डोनेशन कैंपेन चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, उसको लेकर राहुल गांधी ने पूछा अपने खजांची से। खजांची आप जानते हैं कौन है?
आज की तारीख में। तो उन्होंने पूछा कि भाई, अजय माकन हैं, उनसे पूछा कि कमलनाथ जी से चंदा लिया कि नहीं। तो सब मुस्कुराने लगे, हंस दिए। हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी वहीं से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से, उनसे बेहतर कौन समझेगा कि आखिर राहुल गांधी ने कमलनाथ से चंदा लिए कि नहीं, क्यों नहीं लिए, या लिए कि नहीं, ये क्यों पूछ रहे हैं मीटिंग में जब चंदे की बात हो रही है। तो किस हद तक, किस मजबूती के साथ अब राहुल गांधी या जो टीम है, पार्टी है, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। 2 दिन पहले मेरे पास एक साथी आए थे, मैं ये आप सबके बीच रख रहा हूं, शायद वो साथी अभी सुन रहे होंगे इस कार्यक्रम को, इसलिए रख रहा हूं। कांग्रेस को चाहने वाले हैं और कांग्रेस से काफी खिन्न भी रह रहे हैं इन दिनों, क्योंकि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो मिलना जुलना बहुत कम करते हैं। कई लोग बाहर से आते हैं और उनसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिल नहीं पाते हैं। राहुल गांधी नहीं मिलते हैं, सोनिया गांधी नहीं मिलती हैं, कोई सिक्किम से आया तो कोई और कहीं से आया, और वो अगर या मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं मिल पाते हैं, समय नहीं देते हैं। उनका ऑफिस, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे का ऑफिस हो, चाहे सोनिया गांधी का ऑफिस हो, चाहे राहुल गांधी का ऑफिस हो, या प्रियंका गांधी का ऑफिस है, ये 4 जो प्रमुख नेता हैं, इन लोगों से मिलने जुलने अगर कोई बाहर से आता है, सिक्किम से, वेस्ट बंगाल से, चाहे लद्दाख से, कश्मीर से, तो वो मिल नहीं पाते हैं। 7-7 दिन तक यहां रहते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, आंखों में आंसू लेकर वापस चले जाते हैं। तो वो बता रहे थे कि आप इसका जिक्र जरूर कीजिएगा इस कार्यक्रम में, तो ये जिक्र भी कर रहा हूं। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले ऊपर के लेवल पे मजबूती चाहिए, और वो मजबूती कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। जैसे राहुल गांधी पूछ रहे हैं अजय माकन से कि कमलनाथ से कितना चंदा लिए, छोटी मोटी घटना नहीं है। अमलेंदु उपाध्याय जी, और यहीं से जरा दक्षिण भारत को जोड़ने के जो तार हैं, और उसमें भी जो उत्तर भारत है, और इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। हम लोग भी लगातार इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब चर्चा का आयाम दूसरा होने जा रहा है। 14 तारीख से, 14 जनवरी से जब मणिपुर से ये यात्रा निकलेगी और 100 लोकसभा सीटों को पार करते हुए जब पहुंचेगी मुंबई, तो बहुत कुछ बदल चुका होगा। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में भी हम लोगों ने आंखों देखी, उसको प्रसारित भी किया था, लाइव टेलीकास्ट किया था, तो हमने देखा था कि कैसे चीजें बदल गई हैं, बदल रही हैं। आपको जरा आपसे समझना चाहता हूं कि इसके बाद उन निराश हताश लोगों से भी जिन जो मिलने आते हैं दिल्ली, कम से कम इस यात्रा के दौरान तो मुलाकात हो ही सकती है, जिनमें राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तमाम लोगों से, अलग अलग जगहों से, खासकर सिक्किम के लोग, अरुणाचल के लोग जो यहां दिल्ली आते हैं, मुलाकात नहीं होती है। क्योंकि श्रीनगर से नीचे से, यानी कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक जब राहुल गांधी की यात्रा पहुंची थी, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, उसमें भी लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने मुलाकात की थी राहुल गांधी से। कैसे देखा जाए? आवाज नहीं आ रही। इसमें कोई शक नहीं है जी, लेकिन ये राहुल गांधी के ऑफिस की जिम्मेदारी है कि अगर राहुल गांधी नहीं मिल पा रहे हैं, तो जो बाहर से लोग मिलने के लिए आ रहे हैं उनको अटेंड करने वाला कोई ना कोई हो, और वो जो भी चिट्ठी पत्री लेकर के जा रहे हैं वो राहुल गांधी तक पहुंचे और राहुल गांधी के यहाँ से उसका जवाब दी जाए। मुझको राजीव जी अच्छी तरीके से याद है कि इंदिरा जी के समय में और राजीव गांधी के समय तक अगर आप चिट्ठियां लिखते थे तो उसके जवाब बाकायदा आते थे और संतोषजनक उसके उत्तर आते थे, उस पर कार्रवाई भी होती थी। अब ये मैकेनिज्म कांग्रेस के अंदर है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ ये मैकेनिज्म है कि नहीं, और नहीं है तो वो मैकेनिज्म खत्म, ये देखने वाले कि खत्म हुआ वो मैकेनिज्म। बहरहाल जो सज्जन आए थे, मैं भी उसका अपने ऑफिस में जब वो आए थे, और उनका कष्ट बिल्कुल मुझे लगता है कि वाजिब था, और मुझे लगता है ये कष्ट जो है एक आम कार्यकर्ता का है। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस चर्चा। कार्यकर्ता से दूरी नहीं होनी चाहिए बड़े नेताओं की। तो जो राहुल गांधी जिसके कर रहे हैं, कांग्रेस के जो सेकंड लाइन की लीडरशिप और थर्ड लाइन की लीडरशिप है, वो इस पर ध्यान दें तो जो दूर हो जाएगा। आपका ऑडियो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, आपको रोक रहा हूं और सीधा आना चाहता हूं जरा इसी मसले को लेकर डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास। प्रकाश जी, कैसे देखा जाए वो जो नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जो मेल मुलाकात या उनके बीच जो एक
जुड़ाव होना चाहिए, उनके बीच कम्युनिकेशन की जो सीढ़ी है वो उतनी मजबूत होनी चाहिए, वो अगर कहीं नहीं है तो कहीं ना कहीं आप दक्षिण और उत्तर जोड़ने की जो बात करते हैं, उत्तर भारत में जिस सफलता की बात करते हैं, वो सफलता कैसे मिलेगी? राहुल गांधी कह के आते हैं कि मैं यहां हूं। कई सारे भाषणों में देखिए, तेलंगाना का भाषण हो कि चाहे मध्य प्रदेश, चलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं जीती, लेकिन तेलंगाना में तो कांग्रेस जीती है। और आज तेलंगाना का अगर कोई आदमी राहुल गांधी से मिलना चाहता है तो कैसे मिले, ये सवाल तो उठेगा। और ये हो सकता है कि राहुल गांधी मिल रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन कई लोग कहते हैं कि मुलाकात नहीं हो पाती है। तो कई लोग कहते हैं कि उन तक कैसे पहुंचा जाए, उन तक बहुत सारी बातें पहुंचानी है, कैसे पहुंचाई जाए। और इसलिए ये बात यहां रख रहा हूं क्योंकि एक जन नेता का काम है। मैं ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं कह सकता, उनसे उम्मीद नहीं कर सकता, लेकिन राहुल गांधी जैसे जन नेता से ये उम्मीद अगर लोग कर रहे हैं तो उस मैसेज को राहुल गांधी तक पहुंचाना या ऐसे नेताओं तक पहुंचाना, राहुल गांधी तो एक नाम मात्र, उनका एक नाम सामने रख रहा हूं, ऐसे नेताओं, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी हो सकते हैं, उसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या दूसरे नेता भी हो सकते हैं, पहुंचाना भी तो आवश्यक है। और यहीं से तो शुरुआत होती है आपकी जीत और हार की, जिसको बहुत नजदीक से आपने देखा है डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी। राजीव जी, एक मैकेनिज्म तो पार्टी को बनाना होगा और उसे मैनेज करना होगा। दोनों चीजें हैं, एक मैकेनिज्म बनाना है और उसे मैनेज करना है। राहुल गांधी ने अपनी पिछली भारत जोड़ो यात्रा में जिन लोगों से मेल मुलाकात की थी, हजारों लोगों से उन्होंने बातचीत की थी, उनका कोई तो इतिहास, डाटा पार्टी के पास होगा, किन किन से मिले, उन लोगों ने क्या बातें की, ये पार्टी के पास होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक खतरा इसमें जरूर है, जो अपेक्षा लोगों को है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हैं, ये विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेताओं को फंसाने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं। बहुत सारे फर्जी लोग तरह तरह के बहाने लेकर, तरह तरह के मुखौटे लगाकर उनसे मिल सकते हैं और वे उस मुलाकात का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता होने के नाते इन लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है कि विवादों से दूर रहें, षड्यंत्रों से दूर रहें और पूरी तरह से नाप जोक के मेल जोल हर किसी से न किया जाए। मैं इसके पक्ष में हूं, क्योंकि जब आप विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं तो कोई भी, आप हर किसी के साथ जाकर फोटो नहीं खिंचा सकते, हर किसी से के साथ गले में हाथ डाल के बात नहीं कर सकते। तो ये सावधानी तो उनको बरतनी ही होगी, वरना होगा ही कि कल को जिस तरह बीजेपी के, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में BHU IIT की लड़की से बलात्कार करने वाले लोग जिस तरह नेता के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, हो सकता है ऐसे लोग आकर कांग्रेस के नेताओं के साथ फोटो खिंचवा ले और उसे शेयर करें और पार्टी को बदनाम करें। तो ये पार्टी के लिए बहुत जरूरी है कि यहां पर एक कम से कम मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि आपको जो बात कहनी है, आप पार्टी के प्रति, कल को कोई भी XYZ चला है कि मैं कांग्रेस का ही चिंतापूर्ण ये करना चाहता हूं, भाई पहले आप कांग्रेस से कब से जुड़े हैं, आपने विपक्ष की राजनीति के लिए क्या सोचा है, आपका क्या योगदान है, कुछ तो उसका हिसाब किताब होना चाहिए। तो लोगों की निराशा बिल्कुल अपनी जगह सही है। जो लोग जाते हैं अब तो इंतजार करते हैं इन बड़े नेताओं से, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे कुछ मित्र थे दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय में, तो बताते थे कि बहुत सारे दलाल किस्म के लोग, बहुत सारे उद्योगपति, व्यापारी और वे लोग जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोटाले करते हैं, कांग्रेस के नेताओं से भी मिलने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि आज नहीं तो कल अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी या इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो हमारे हितों की रक्षा हो। तो मुझे लगता है इसमें गलत कुछ भी नहीं है। एक बेहतर मैकेनिज्म की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, ताकि कोई भी आदमी जो आना चाहे, देश का नागरिक आना चाहे, मिल ले। लेकिन उसका हिसाब किताब बहुत जरूरी है, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। दूसरी बात है कि अब जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है, इस यात्रा में भी राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता हजारों लोगों से मुलाकात करेंगे। तो वे लोग कौन है जो मिलना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए जो लोग मिल रहे हैं, अगर वे जनैन लोग हैं, उचित लोग हैं, तो उनसे मिलने का फायदा पार्टी को कैसे मिले और वो मुलाकात चुनाव में किस तरह लाभकारी हो, इस तरह की बातें, इस तरह का मैकेनिज्म कांग्रेस पार्टी को बनाना होगा। इसके बिना कांग्रेस सत्ता में आने के लिए मुश्किलों का सामना करेगी। राजीव जी।
जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और आपका जो पॉइंट है वो भी बहुत सही है कि कई लोग जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या ऐसे ही बहुत सारे, अभी चर्चा हम कर रहे थे, जो 2 लोग जो हैं जो पकड़े गए हैं कि हम राम मंदिर को बम से उड़ा देंगे, उसकी धमकी उन्होंने दी थी, मेल किया था उसके बाद, और वो भी मुस्लिम नाम से, जबकि वो हिंदू निकले, गौ रक्षक निकले, और जिनके लिए काम कर रहे थे, जो गौ सेवा समिति जो चला रहा है, उसकी तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ है, ऐसे तमाम नेताओं के साथ है। तो ऐसे लोग भी हैं, और कल को ऐसे ही लोग अगर आकर राहुल गांधी को बदनाम करने के हिसाब से उनके साथ फोटो खिंचा लेते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, प्रियंका गांधी के साथ या सोनिया गांधी के साथ फोटो खिंचाकर घूमते हैं, तो बदनामी और तेज होगी। तो ये बात भी है, सही आप कह रहे हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। और इस चर्चा को में इस बात का जिक्र करना जरूरी था कि आप एक पक्षीय ही मत सोचिए। जो हमारे साथी जिनको लगता है कि नहीं जी नहीं मिल पाते हैं, आप हो सकता है कि आप जेन्युइन हो, आप सही हो, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सही नहीं होते हैं, और इस मैकेनिज्म को डेवलप करने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को भी है, क्योंकि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, उसकी तरफ निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। एक बार फिर से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, अगर आवाज आपकी ठीक आ रही हो तो आप अपनी बात प्लीज आगे बढ़ाइए, फिर प्रोफेसर रविकांत जी के पास आता हूं। अमलेंदु जी। जी राजीव जी, तो इस विषय पे तो प्रकाश जी ने काफी कुछ प्रकाश डाल ही दिया है। तो अब मैं आपकी अगली वाली बात पे आता हूं कि किस तरीके से दक्षिण से लेकर के उत्तर की तरफ जो है वो कांग्रेस अब ध्यान केंद्रित कर रही है। आज जिस तरीके से वाईएस शर्मिला शामिल हुई हैं और अपनी पार्टी को उन्होंने मर्जर किया है कांग्रेस के साथ, मुझे लगता है कि ये देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन आप कह सकते हैं, और कांग्रेस के लिए राजनीति का एक बहुत बड़ा कदम आप इसको मान सकते हैं। और आज के बाद से दक्षिण की राजनीति में एक काफी आप उथल पुथल देखने को इसको मिल सकती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई एक पार्टी जो कांग्रेस में शामिल हो गई है या कोई बड़ा नेता कांग्रेस में शामिल हो गया है, उसने अपना मर्जर कर दिया है, बल्कि इस लिहाज से कि आंध्र प्रदेश अभी तक इंडिया गठबंधन से अछूता था। कोई भी दल आंध्र प्रदेश का इंडिया गठबंधन में नहीं था। आज कांग्रेस इंडिया गठबंधन में आंध्र प्रदेश से प्रतिनिधित्व करने वाली बड़ी पार्टी है। कल को विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने की दावेदार है। वाईएस शर्मिला ने तेलंगाना में बड़ी भूमिका कांग्रेस को समर्थन निभाई है, और उन्होंने केसीआर के खिलाफ माहौल बनाने के लिए तरीके से रेवंत रेड्डी वहां थे, उसी तरीके से वाईएस शर्मिला का भी वहां योगदान जो है वो केसीआर के खिलाफ एक माहौल बनाने में है। केसीआर के खिलाफ वाईएस शर्मिला ने वहां यात्राएं की, कई बार उनकी गिरफ्तारियां हुई, यहां तक कि वो कार में बैठी हुई थी और कार में बैठे हुए क्रेन से उनको उठा लिया गया, पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की। इस तरीके की सारी चीजें हुई। आंध्र प्रदेश में आज जिस तरीके से जगन मोहन रेड्डी जो है उनकी लोकप्रियता घट रही है, तो ऐसे समय में उसको कैप्चर करने वाला कौन हो? तो ऐसे मुझे लगता है कि वाईएस शर्मिला का कांग्रेस में शामिल होना वहां कांग्रेस को काफी ऊर्जा प्रदान करेगा। और जिस तरीके से वहां नारा लोकेश के साथ जो चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, उनके साथ जो एक तरीके से कहा जाए कि दोनों नेताओं का एक जो हार्ट टू हार्ट, जो दिल से दिल मिलने वाली बातें हो रही हैं, वो सब हो रही, तो वो आंध्र प्रदेश के अंदर एक नई जो है वो समीकरण दे रहा है। तो वहां से जो 25 सीटें लोकसभा की हैं वो काफी कुछ महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है उन 25 सीटों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने ये बड़ा फैसला लिया है और वाईएस शर्मिला को वहां शामिल किया गया है। तो इस तरीके से राजीव जी, मुझे लगता है कि दक्षिण भारत से इंडिया गठबंधन 150 से ज्यादा सीटें लेकर के आ रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में। 272 सीट का जो है लक्ष्य है सरकार बनाने के लिए। अगर 150 से ज्यादा सीटें सिर्फ दक्षिण भारत से लेकर के इंडिया गठबंधन आता है, तो उत्तर भारत से 120 से 122 सीटें जो है इंडिया गठबंधन को चाहिए। अब जिस तरीके से यह रूट राजीव जी तैयार किया गया है, जो 100 सीटें के लगभग जिसको कवर करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लगभग इनमें से 100 सीटें वो हैं जहां कांग्रेस जो प्रभावशाली रही है, पिछले चुनाव में नंबर 2 रही या कम मार्जिन से हारी, इस तरीके की सीटें हैं। आप उत्तर प्रदेश की राजीव जी का सीटें देख लीजिए, तो वाराणसी से दाखिल हो रही है ये यात्रा, और वाराणसी कांग्रेस का सीट रही, परंपरागत सीट रही, वहां से अमेठी जा रही है, लखनऊ आ रही है, शाहजहांपुर आ रही है, जहां से जितेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, जितेंद्र प्रसाद के पिताजी, कांग्रेस की मजबूत सीट रही है। बरेली आ रही है, बरेली से अलीगढ़ जा रही है, जहां अलीगढ़ से 2009 में कांग्रेस का एमएलए रहे, एमपी रहे चौधरी साहब को। तो इस तरीके से जिस तरीके से ये रूप तैयार किया गया है,
ये कांग्रेस को भी मजबूती प्रदान करने वाला, और 100 सीटें कांग्रेस जो है इनमें से किस तरीके से उस पर ध्यान केंद्रित करती है, ये है। जाहिर सी बात है कि जब लंबा समय ये यात्रा उत्तर भारत में निकालेगी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनको मथती हुई जब जाएगी राजीव जी, तो ये इंडिया गठबंधन को भी मजबूती प्रदान करेगी, सिर्फ कांग्रेस को ही मजबूती प्रदान नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये यात्रा इस हिंदी पट्टी में आएगी, तब तक राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो संपन्न हो चुका होगा। उसके बाद ये यात्रा जो है वो जो राम मंदिर के जरिए जो है माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसकी भी काट होगी। और उसकी काट सिर्फ यही हो सकती है कि राहुल गांधी का या इंडिया के गठबंधन के बड़े नेता है उनका जनता के साथ सीधा संवाद हो, क्योंकि मीडिया जो है वो किसी भी तरीके से विपक्ष को स्थान नहीं देगा। तो ऐसे में स्थान जनता के बीच में संवाद से ही हो सकता, जिसके लिए राहुल गांधी की भारत तो इस तरीके से बहुत सोच समझदारी के साथ जो है ये रूट तैयार किया गया है। अब पहले 6200 किलोमीटर की सूचना आई थी, अब जो फाइनल रोड मैप आया है 6700 किलोमीटर हो गए हैं। 100 से ज्यादा सीटें जो है लोकसभा की उसको कवर की करेगी और 15 राज्यों से ये यात्रा कुल मिलाकर के गुजरेगी। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रणनीति तैयार की गई है और दक्षिण से उत्तर तक पूरा देश को जो है वो साधने की कोशिश की गई है। आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा तो नहीं होने जा रहा है, बाकी मशीनों की जो महिमा है वो अपरंपार है, उसके बारे में कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। राजीव जी, मशीनों यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है, उसकी महिमा अपरंपार है और उस पर भी तैयारी जोर शोर से चल रही है। एक वर्ग है जो उसको लेकर सीधा आंदोलन कर रहा है और ये इस आंदोलन में कभी भी आप देखेंगे कि विपक्षी दल कूद पड़ेंगे, साथ देंगे। अभी ये आंदोलन जनता के बीच और जनता के जरिए ही अब दिखाई दे रहा है कि वो लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने की कोशिश और इलेक्शन कमिश्नर पर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन पर एक प्रेशर डालने की कोशिश हो रही है। कल और परसों का दिन, 5 तारीख और 6 तारीख का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर, लेकिन उसके अलावा तैयारियां होनी चाहिए, लोगों तक, जन जन तक आपको जाना चाहिए। और वैसे में राहुल गांधी अगर इस यात्रा को लेकर मणिपुर से चलते हैं तो एक मैसेज क्या क्या इससे निकल के आता है, जरा आना चाहता हूं एक बार फिर से प्रोफेसर रविकांत जी के पास में। रविकांत जी, जरा आपसे समझूं कि मणिपुर से निकालने, अब जब हम ऐसे भी चर्चा कर रहे हैं, अभी पहले उसमें भी चर्चा कर रहे थे कि मोदी जी लक्षद्वीप चले गए, अलग अलग पोज में फोटोग्राफ्स जो हैं वो उनकी तस्वीरें खूब मीडिया पर छाई हुई हैं, डाइविंग करते हुए समुद्र में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं गए। उसी मणिपुर से 14 तारीख से, आज से ठीक 10 दिन बाद राहुल गांधी निकल रहे हैं यात्रा लेकर। वहां से जो पैगाम है इस देश को, उसको जरा देखा जाए। यह सही है कि इस यात्रा को उतना कवरेज नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए था। अगर मोदी जी 5 किलोमीटर भी पैदल चल लें तो दिन भर दिखाया जाएगा, लेकिन 6713 किलोमीटर चलने वाले राहुल गांधी को उतना कवरेज मीडिया में नहीं मिलेगा। हम लोग दिखाएंगे, पहले भी हम लोगों ने दिखाया था, और इसलिए क्योंकि ये एक जनता के लिए और हितकारी एक यात्रा है, इसलिए दिखाना भी जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहां से लेकर मुंबई तक की यात्रा के, जिसका जिक्र यहां कर रहे थे हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, जिसमें चर्चा ये कि कैसे वो हिलाते डुलाते हुए ये यात्रा, यानी कि मथते हुए और उत्तर भारत में अपनी जमीन को मजबूत करते हुए बाहर दिखाई देती है। जरा आपसे समझना चाहता हूं। निश्चित रूप से इस यात्रा का जो असर होने जा रहा है वो जमीन पर बहुत बदलावकारी साबित होगा, क्योंकि इन राज्यों की जो स्थितियां हैं, दक्षिण भारत तो राहुल गांधी पहले जा चुके हैं और उस लंबी यात्रा में आपने वो हुजूम देखा होगा, वो हजारों लोगों के मिलने के दृश्य, उसमें रोहित वेमुला की मां भी उनके साथ चली, उसमें खिलाड़ी भी चले, उस यात्रा में आपको याद होगा किसान भी थे और राहुल गांधी जगह जगह जा रहे थे, बात कर रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने लोगों से मिलना जारी रखा, चाहे वो हरियाणा गए हो जहां उन्होंने धान रोपे, या वो आनंद विहार स्टेशन पर गए हो जहां कुलियों से बातचीत की, जो IAS एस्पिरेंट हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, अभी जो अग्निवीर योजना के एक तरह से पीड़ित हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो राहुल गांधी की वो यात्रा कभी थमी नहीं। अब मणिपुर से और मुंबई तक की जो यात्रा होनी है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें
राहुल गांधी जिन राज्यों से होकर के गुजर रहे हैं उसमें मैं देख रहा था कि झारखंड, असम और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य हैं जहां पे ज्यादा दिन तक वो रुकने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश में तो जहां अभी कहा जा रहा है कि मंदिर की राजनीति में ही इस बार पूरा नैरेटिव होगा और भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई नहीं। अभी आप देखिए, मैं एक बड़े चैनल का अभी देख रहा था, हेडलाइन जो इस यात्रा के बारे में है कि मोदी से डर करके ये यात्रा की जा रही है। अब सच्चाई ये है कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से इस देश को पैदा किया गया था, लिंचिंग के जरिए, लोगों की खाल खींच करके, लोगों के ऊपर पेशाब करके, मूंछ काट करके, जो पूरा नफरत और भय का माहौल पैदा किया था, उसे राहुल गांधी की उस पदयात्रा ने लगभग खत्म कर दिया था। और हालात ये हो गए थे कि मोदी जी को और अमित शाह को, तमाम लोगों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वो क्या करें। मोदी जी ने भी 1-2 रोड शो किए और ना वो निकलते कहा, हाँ फोटोग्राफी बहुत अच्छी मोदी जी को आती है। मोदी जी कई बार कहते हैं कि मैं ये नहीं होता तो वो होता, या मैं पहले इन लोगों से भी मिला, उनका भी रिश्तेदार, इनका भी सब कुछ। मुझे लगता है कि मोदी जी यहाँ पॉलिटिक्स में नहीं होते तो बहुत अच्छे फोटोग्राफर होते या बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे होते, नो डाउट। उनका कैरियर तो बहुत अच्छा था ही, वो जहां भी होते वहां शीर्ष पर ही होते, क्योंकि जो उनकी अपनी काबिलियत है, वो चाहे झूठ बोले या कुछ भी करें, लेकिन लोगों को उन्हें भ्रमित करना तो आता ही। अब वो दौर गया जहां आप 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर रहे थे, अच्छे दिन की बात कर रहे थे, लोगों ने देख लिया महंगाई खत्म हो जाएगी, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो मिट जाएगा। और मणिपुर अब तो आपसे जाना हुआ नहीं। महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, वो उसी दिल्ली में जंतर मंतर पर रोती पीटती रही वो बेटियां, उन्होंने अपने पुरस्कार अभी लौटा दिए, लेकिन मोदी जी से क्या उसे दोबारा मिला गया? वो आंख नहीं मिला सकते। और यहाँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो रहा था, हाँ कब होगा ये नहीं पता। खैर, तो जो यात्रा है उस यात्रा में ये तमाम मुद्दे होंगे, ये तमाम सवाल होंगे, और वो सवाल होंगे कि जिनको गायब करने की कोशिश हो रही है कि राम मंदिर का जो पूरा इवेंट होगा, मैं इसको इवेंट ही कह रहा हूं, और कई और जो सन्यासी हैं, जो मठों के महंत हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने थोड़ा चेंज किया है, गर्भगृह में कम से कम 5 लोग तो जा रहे हैं, वरना अकेले मोदी जी ही पहुंचते और वो तो राम से भी बड़े हो जाते। उनकी तो ये फितरत है कि उनके सामने फिर कोई लगता नहीं है। लेकिन अभी जो हालात हैं वो मोदी जी को थोड़ा मजबूर भी कर रहे हैं। एक की जगह उन्होंने 5 लोगों को गर्भगृह में पहुंचाया, और जब तक ये यात्रा आएगी उत्तर प्रदेश, तब मोदी जी क्या करेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र हो, बिहार हो, बंगाल हो, यहां से मोदी की सीटें कम हो रही है, पंजाब में कोई जगह नहीं है। अब आप, और दक्षिण भारत आपका निकल चुका है आपके हाथ से, तो बचा क्या है? आपकी उम्मीदें टिकी हुई है उत्तर प्रदेश पर। उस उत्तर प्रदेश में जब राहुल गांधी की वो 11 दिन यात्रा होगी और शायद 20 जिलों से होकर के गुजर रही है, तो वहां पर जो माहौल बनेगा वो इंडिया अलायंस के पक्ष में। हो सकता है कि तब तक हाथी भी आ जाए आपके इंडिया अलायंस के साथ, और हाथी की सवारी करते हुए आपको समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सारे लोग दिखाई पड़े। और फिर जब हाथी चलता है, वो रवि वर्मा का आपने एक चित्र देखा होगा कि जिसके सूंड में कमल है और वो कहीं जाकर के डंप कर दे। ये हो सकता है आने वाले वक्त में कि आपको वही दृश्य दिखाई दे, और लोकसभा चुनाव तक पहुंचते पहुंचते जो मोदी जी सोच रहे हैं वो सोच और वो सपना ध्वस्त हो जाए, और उत्तर प्रदेश ये उनके लिए वाटरलू साबित हो। ये भी हो सकता है। जी, उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता बनता है, शुरुआत में कह भी रहा था। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दिनों तक, सबसे ज्यादा जो कहें तो लंबी यात्रा होगी, 1000 से ज्यादा किलोमीटर, लगभग 1100 किलोमीटर की यात्रा, 20 जिले इसमें कवर किए जाएंगे। और उन जिलों पर निगाहें टिकी हुई हैं जहां कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूती के साथ फाइट करती आई है। और उसके अलावा आप जान रहे हैं, जैसा कह रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी, कि हो सकता है कि मायावती जी भी इस यात्रा के दौरान ही आ जाएं।
तो फिर मजबूती और बढ़ सकती है। डॉक्टर प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। एक बात बार बार यह भी कही जा रही है कि इस यात्रा के दौरान अगर चुनाव की घोषणा हो जाती है तो क्या होगा। कोई पूछ रहा था, मेरे से ही भी पूछ रहे थे, कुछ एक साथी लिख भी रहे हैं कि यात्रा के दौरान अगर चुनाव की घोषणा हो जाए तो क्या होगा। क्या जवाब देंगे आप? चुनाव राजीव जी भारत में ही होने और उन्हीं हिस्सों में चुनाव होने जिन हिस्सों में यात्रा है, तो ये यात्रा तो चुनाव के हिसाब से ही बनी हुई है। और चुनाव होंगे भी, अगर जल्दी भी होंगे, समय से पहले भी होंगे, तो भी यात्रा के दौरान ही होंगे। तो यात्रा कोई चीन जापान में तो हो नहीं रही है, भारत में हो रही है और उन इलाकों में हो रही है जहां पे कांग्रेस को मजबूती दिखानी है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल की मतलब ये शंका कि चुनाव हो जाएंगे तो क्या होगा, ये चुनाव के लिए ही हो रही यात्रा। इसीलिए मैंने शुरू में जिक्र किया था राजीव जी कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को एक समन्वय बैठाना है कि कैसे यात्रा 3 दिशाओं में काम करे, कि इंडिया गठबंधन की एक्टिविटी का कैसे सामंजस्य हो इस यात्रा के साथ, इंडिया गठबंधन की इस यात्रा के बावजूद जो एक्टिविटीज चलती रहें, और कांग्रेस पार्टी की अपनी जो चुनावी मशीनरी है या चुनावी तैयारियां हैं वो चलती रहें। तो ये 3 दिशाओं में कांग्रेस इसमें काम करेगी तो बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल होगी। एक बात। दूसरी बात की जो बात चर्चा हुई शर्मिला की बात, देखिए शर्मिला भी पदयात्री है, वो पुरानी, और उनके नाम तो रिकॉर्ड भी है 3800 किलोमीटर की पदयात्रा का जी। और जब तेलंगाना नहीं बना था तब से वो यात्रा करती रही हैं, और यात्रा करके ही उन्होंने अपनी पार्टी को, अपने भाई की पार्टी को एस्टैब्लिश किया था। तो शर्मिला का आना एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव कांग्रेस, और मुझे लगता है कि वो आंध्र प्रदेश में जो कमी रह गई थी वो शर्मिला के आने से, और मुझे लगता है कि वो आंध्र प्रदेश में जो कमी रह गई थी वो शर्मिला के आने से वो पूरी होगी। और जो दक्षिण भारत का जो परिक्रमा है कांग्रेस की, यानी जो किलेबंदी है, उसमें एक राग छूटा हुआ था आंध्र प्रदेश, वो कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से बीजेपी बड़ी साफ है। तो जो बीजेपी को घेरने की तैयारी है कि तो दक्षिण भारत में किलेबंदी का पूरा होना आज, और दूसरा कि उत्तर भारत में किस तरीके से यात्रा जो है कितनी सीटें कम करा सकती है बीजेपी की। मैं इस बात की चर्चा पहले कर चुका हूं कि कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में 50 से 55 सीटें ही कम करानी है। बाकी उनका कंसंट्रेशन अगर यूपी में या हिंदी पट्टी में होगा कुछ ही सीटों का, तो वो आराम से सत्ता से बाहर कर सकते हैं बीजेपी को। राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और सब कुछ उत्तर भारत पे डिपेंड करता है। एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपसे कि कैसे आप देखते हैं अगर इस यात्रा में, और जितनी उम्मीदें हैं 100 सीटें जिससे होकर तो यात्रा गुजरेगी ही, लेकिन 357 सीटें इन तमाम 15 राज्यों से में हैं। 357 कम नहीं होता, 60-65% सीटें तो इधर से ही हैं, और इन सीटों पर से यात्रा, अगर इन राज्यों से यात्रा निकलती है तो कहीं ना कहीं हलचल तो होगी, और हलचल अगर होगी, दूसरी बात इसका जिक्र कर दिया प्रशांत टंडन जी ने, बता ही दिए कि यात्रा चुनाव के कारण, चुनाव के लिए ही है। आर्थिक न्यायिक, आर्थिक राजनीतिक यात्रा है और सामाजिक यात्रा है, उसमें राजनीति भी जुड़ा हुआ है। तो राजनीतिक यात्रा में राजनीति की बात नहीं होगी तो किसकी बात होगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा अगर हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, जिस दिन घोषणा होगी उसके बाद से यात्रा का ब्यौरा चुनाव आयोग को कांग्रेस पार्टी या उसके गठबंधन के लोग जहां खर्चा होगा वो खर्चे दे देंगे, लेकिन यात्रा जारी रहेगी, ये तो तय मानिए। 14 तारीख से लेकर 20 मार्च तक ये यात्रा 66-67 दिनों की है, और इसमें 6713 किलोमीटर की यात्रा होगी, लंबी यात्रा होगी, लगभग डबल यात्रा। कितनी मजबूती यहां से पाते हुए देखते हैं? क्लोजिंग कमेंट।
देखिए, चुनाव की घोषणा हो या ना हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से या निर्वाचन आयोग की ओर से, जो भी है, लेकिन असली बात है कि जिस दिन पहला कदम बढ़ाएंगे राहुल गांधी, आप ये मान के चलिए कि एक तरह से इंडिया गठबंधन की ओर से चुनाव का प्रचार शुरू हो गया है। चाहे इसे वो न्याय यात्रा कहे, लेकिन जैसा हम सब समझ रहे हैं कि एक तरह से ये लोकसभा चुनाव की ओर जाती हुई ही यात्रा है ये, जिसमें मुख्य रूप से इनका घोषणा पत्र भी अपने आप तैयार होगा तीनों क्षेत्रों में, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। अगर आप किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र देखें तो उनमें यही चीजें तो रहती है, किस प्रकार से आप जनता को 3 प्रकार के न्याय किस प्रकार से दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा जो है उसके साथ ही चुनाव का ऐलान जो है, चुनाव का आधिकारिक ऐलान जब भी हो, गठबंधन की गठबंधन का जो चुनावी एजेंडा है वो शुरू हो जाएगा। 3 स्तर पर मुझे ऐसा लगता है कि काम करेगी यात्रा। सबसे पहले कांग्रेस बहुत मजबूत होगी और नेतृत्व जो रहेगा उसको साथ में लेके चलेगी। दूसरा, गठबंधन को मजबूत करती जाएगी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी। और अंतिम बात जो है कि वो उनका जो विमर्श है, जिसके बीज जो है भारत जोड़ो यात्रा के पहली भारत जोड़ो यात्रा में पड़ गए थे, वही मुझे ऐसा लगता है कि वही घोषणा पत्र जो है पूरा एक तरह से रूप ले लेगा और उसके अधिकृत घोषणा जब चाहे तब हो। लेकिन कुल जमा यह है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र भी शुरू हो जाएगा, गठबंधन भी मजबूत होगा और कांग्रेस अपने आप में मजबूत होती जाएगी। तो मान के चलिए कि इनकी राजनीतिक यात्रा लोकसभा चुनाव की ओर जो है वो बढ़ चुकी रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, राजनीतिक यात्रा आगे भी बढ़ेगी और बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब भी आने वाले समय में हम और आप देते रहेंगे, वो सारी बातें आती रहेंगी। और इनमें एक सवाल देख रहा था मैं, देखता हूं कहीं ऊपर न गया हो, ज़्यादा ऊपर तो हाँ, सवाल ये है कि क्या यात्रा के दौरान जो चुनाव है, चुनाव होगा भी कि नहीं होगा लोकसभा का चुनाव। तो लोकसभा का चुनाव तो होगा ही, साथ में 4 राज्यों के चुनाव भी पेंडिंग है, वो भी होना है, जिसमें आंध्र प्रदेश का चुनाव, ओडिशा का चुनाव और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का चुनाव। लेकिन 2-3 राज्यों के चुनाव और होने की संभावना नजर आ रही है। सब कुछ डिपेंड करता है राम मंदिर से कितनी हवा बना पाती है बीजेपी। अगर अच्छी हवा बना पाई तो कश्मीर में भी चुनाव इसी वक्त करवाएगी बीजेपी, इसी लोकसभा चुनाव के साथ साथ, और महाराष्ट्र में भी इसी लोकसभा के साथ साथ चुनाव करवा सकती है बीजेपी। 2 राज्य और भी हैं, जिसमें एक राज्य हरियाणा है और दूसरा राज्य झारखंड है। तो ये झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र, ये तीनों में चुनाव होना है इस साल के अंत में। लेकिन शायद, और साथ साथ आप याद कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 30 सितंबर तक एनी हाउ, किसी भी हाल में आप जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाइए। तो ये जो 4 राज्य हैं, ये चारों राज्य आ सकते हैं इसी लोकसभा चुनाव के साथ साथ। तो चुनावों का अभी अगले 2-3 महीने में बिल्कुल रेला लगने वाला है, तैयार रहिए। और आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।